हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा 12th क्लास में चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और आपको फर्स्ट लेक्चर दिया था, उसमें कुछ इंट्रोडक्शन के पॉइंट समझाए थे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है ये, और इसके अंदर हम लोग पढ़ते क्या है मेनली। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने 1 बाय 1 करके आप लोगों के सामने डिस्कस की थी। आज के इस लेक्चर में हमें उसी इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक को कंटिन्यू करना है, और उसके अंदर जो हमने आपको केमिकल सब्सटेंस के टाइप्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंस को करंट फ्लो के बेस पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जिनमें से एक को हम लोग बोलते हैं नॉन कंडक्टर्स और एक को हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर्स के अंदर आते हैं आपके जैसे कि प्लास्टिक, और उनके अंदर एक और वर्ड हमने मेंशन किया था नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी जो होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब वो भी करंट फ्लो नहीं करते। ओके, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है कंडक्टर्स, उसकी जो डिटेल्स है वो हमें यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आगे आने वाले इस जो चैप्टर में जो लास्ट तक जो आएंगी सारी चीज़ें वो इसी बेस पर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। तो हमें ये जो सेकंड कैटेगरी थी इस साइड वाली, उसमें जो पोर्शन है कंडक्टर्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। हमने कहा कंडक्टर्स जो होते हैं बच्चों, वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के कंडक्टर्स होते हैं। एक तो होते हैं आपके मेटेलिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स हम लोग किन्हें बोलते हैं? मेटेलिक कंडक्टर्स हम लोग उन्हें बोलते हैं देयर इज नो चेंज इन chemical composition. There is no change in chemical composition during current flow और चार्ज फ्लो। जब इनके अंदर करंट फ्लो होता है या फिर चार्ज फ्लो होता है तो इनके केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आता। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। एक तो ये मतलब करंट फ्लो होने से पहले और करंट फ्लो होने के बाद में इनके अंदर किसी तरह का चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि इनके एग्जाम्पल्स हैं मेटल्स। ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स क्या है? मेटल्स में आयरन मेटल भी हो सकता है, कॉपर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, एक्सेट्रा। कोई भी मेटल जिनमें करंट फ्लो हो सकता है। अच्छा, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं होता, नॉन कंडक्टर कहलाते हैं वो। खैर वो बात की बात है, वो टॉपिक ही अलग है, वो हमने चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको डिस्कस कर दिया था।
मेटेलिक कंडक्टर को हम लोग पहली कैटेगरी में रखेंगे, नंबर 1 कैटेगरी। अब जो दूसरी कैटेगरी है, सेकंड नंबर की जो कैटेगरी है, सेकंड नंबर की कैटेगरी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ये दूसरी कैटेगरी है और ये मान के चलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैटेगरी अगर कोई है करंट फ्लो को, वो ये है, क्योंकि इसके फर्दर 2 टाइप है और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर किन्हें बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं कि जब हम लोग उन्हें वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, मतलब उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो लार्ज नंबर में आयंस प्रोड्यूस करते हैं। और जब वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं तो आयंस प्रोड्यूस करते हुए वो आयंस करंट फ्लो करने में हेल्प करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेटेलिक कंडक्टर में करंट कैरियर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पर करंट फ्लो कौन करता है? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। करंट फ्लो बाय इलेक्ट्रॉन्स, करंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू फ्लो होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट, द कंडक्टर्स which produce ions in its aqueous solution, in its aqueous solution, जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं अपने aqueous solution में। इसका एग्जाम्पल हो सकता है NaCl एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, NaOH एक्वस सॉल्यूशन, जैसे H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, जैसे HCl का एक्वस सॉल्यूशन, जैसे CH3COOH का एक्वस सॉल्यूशन, और एक लास्ट है जैसे NH4OH का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये है यहाँ पर कंडीशन, क्योंकि ये सारे के सारे आयंस प्रोड्यूस करते हैं, इनके एक्वस सॉल्यूशंस में आयंस होते हैं और वो आयंस ही करंट फ्लो करने में हेल्प करते हैं। तो ये बात आप लोग यहाँ पर दूसरे पॉइंट में लिख भी सकते हो, क्या आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर करंट फ्लो, ठीक। जो आयंस होते हैं वो करंट फ्लो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग ये मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। समझ गए बात को। नॉन इलेक्ट्रोलाइट को हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना, क्योंकि वो तो आयंस ही प्रोड्यूस नहीं करते, और जब वो आयंस प्रोड्यूस नहीं करते तो उसका मतलब उनके अंदर आयंस नहीं बनेंगे, तो क्या होगा? करंट फ्लो नहीं होगा, और जब करंट फ्लो नहीं होगा तो इसका मतलब
उन्हें हम लोग यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे। लेकिन इनके बाद में जो ये है, इन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग। अभी तो आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आप लोग इन्हें कॉपी करते रहिएगा, ठीक है। और उसके बाद में मैं इनके जो टाइप्स हैं विद एग्जांपल आप लोग के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग बोलते किसे हैं स्टूडेंट, ठीक है। करिए आप लोग नोटिस है बच्चों। तो अब आपको एक छोटी सी हेडिंग डालनी है। हेडिंग क्या है, ऐसे पॉइंट ही नोट लिखना है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स या फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप के होते हैं स्टूडेंट? तो ये है आपका टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप्स, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप्स। देखिए स्टूडेंट, कितने टाइप के होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स? 2 टाइप्स। ये बात किन्होंने एक्सप्लेन की? देखिए, एक साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे। माइकल फैराडे का आप लोगों ने नाम सुना होगा। माइकल फैराडे का नाम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वर्क अगर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है तो वो किसका नाम आता है? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे अलग अलग टाइप की सॉल्यूशन में, किसी मेटेलिक सब्सटेंस में, मतलब अलग अलग तरह के सब्सटेंस में करंट फ्लो कर करके एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि इनमें से सबसे बेस्ट कौन है, बेस्ट कंडक्टर, वीक कंडक्टर, ऐसे करके। तो इन्होंने कुछ केमिकल सब्सटेंस के सॉल्यूशन बनाए और उनके जो सॉल्यूशन बनाए उनमें करंट फ्लो करके देखा और इन्होंने पाया कि कुछ सॉल्यूशन तो ऐसे हैं, केमिकल सब्सटेंस के सॉल्यूशन, कि जिनमें करंट फ्लो की स्पीड बहुत ज़्यादा है, मतलब परफेक्टली करंट फ्लो हो रहा है जितना होना चाहिए, और कुछ में जितना इमेजिन किया जा रहा था उससे कम है। समझ गए बात को? तो 2 टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फैराडे इसके 2 टाइप हैं। पहला टाइप तो इसके अंदर आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब करंट फ्लो करने की कैपेसिटी के बेस पर 2 टाइप के होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स माइकल फैराडे ने उन्हें कहा जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएशन वर्ड आपने पढ़ा होगा लास्ट चैप्टर में, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। द इलेक्ट्रोलाइट्स which dissociate completely, to produce large number of ions. To produce large number of ions.
ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, आर known as strong इलेक्ट्रोलाइट। इन्हें कहा गया स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट, लार्ज नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक बात और मैं यहाँ पर अपनी ऐड करने जा रहा हूँ। आपने सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव वाले चैप्टर में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा है, अल्फा। जो इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं जैसे कि NaCl, KCl, उसके लिए अल्फा की वैल्यू कितनी होती है? 100%, ठीक है। लिख सकते हैं द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसे हम लोग अल्फा से करते हैं रिप्रेजेंट फॉर these electrolytes is 100%। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू 100% है। कंप्लीटली डिसोसिएट का मतलब 100% डिसोसिएट, ठीक है। और इनके एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे आपका NaCl, KCl, आपका KCl, CSCl, CaCl2, उसके बाद में BaCl2, उसके बाद में NaOH, KOH, H2SO4, HCl एक्सेट्रा। देखो, स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग पहचान कैसे करेंगे? का सारे के सारे स्ट्रोंग एसिड, आपने 11th क्लास में एसिड बेस वाला चैप्टर तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो सारे के सारे स्ट्रोंग एसिड और सारे के सारे स्ट्रोंग बेस, ठीक, और स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस से मिलकर बनने वाले सॉल्ट, वो भी तो स्ट्रोंग ही होंगे। ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट। एक तो बात ये पहचानने का तरीका। दूसरी बात, ये बात क्वेश्चन में मेंशन की जाएगी जब न्यूमेरिकल इस टॉपिक के ऊपर आएगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात होगी तो पता लग जाएगा खुद ब खुद आपको कि ये इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रोंग है या नहीं है। समझ गए बात को? अगर स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वहाँ पर 2 पॉइंट डिस्कस नहीं किए जाएंगे, एक अल्फा और एक डिसोसिएशन कांस्टेंट। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट के जो हमने लास्ट चैप्टर में आपको समझाया था वांट ऑफ फैक्टर वाले केस में, ठीक है। यहाँ भी हम लोग बात करेंगे इसकी अभी, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर बाद करेंगे बात। तो मैं कह रहा हूँ कि कोई इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रोंग है या नहीं है, ये जैसे जैसे आप लोग धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे खुद ब खुद आपको ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि दिस इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रोंग एंड दिस वन इज वीक। इतना एक्सपीरियंस आपको हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सारे के सारे स्ट्रोंग एसिड, सभी स्ट्रोंग बेस और उन स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस से मिलकर बनने वाले सॉल्ट, क्योंकि एसिड बेस मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्ट। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट। वैसे जितने मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हुए, इतनों से काम चल जाता है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, नीट के और जेई के, इतने से काम चल जाता है जितने मैंने यहाँ पर लिखे। बाकी धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये तो है स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे टूटते हैं बच्चों, जैसे कि NaCl
ब्रेक हुआ Na+ और Cl- में, कंप्लीटली अलग हो गया, ऐसे होते। दूसरी कैटेगरी जो आती है नंबर 2, वो आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि माइकल फैराडे ने अलग अलग सब्सटेंस के अंदर करंट फ्लो कर करके एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने अपनी थ्योरी दी, अपना कॉन्सेप्ट दिया कि जिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर करंट फ्लो का जो नेचर है, करंट फ्लो की जो टेंडेंसी है, करंट फ्लो की जो स्पीड है, वो सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है, उन्होंने कह दिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उन्होंने कहा ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होकर लार्ज नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए हमने इन्हें कहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या कहा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके स्टूडेंट, ये कह दिया, एग्जाम्पल आपके सामने। फिर इन्होंने कहा कि भाई कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर करंट फ्लो बहुत कम होता है, जो करंट फ्लो करने में कंजूसी करते हैं, ठीक है, वो पूरी तरह ओपनली करंट फ्लो नहीं कर पाते। कुछ ऐसे भी केमिकल्स होते हैं फ्रीली करंट फ्लो नहीं कर पाते। तो इसके अंदर पॉइंट ये है, द इलेक्ट्रोलाइट्स which can't dissociate completely, जो completely dissociate नहीं होते कंप्लीट डिसोसिएट, कम होते हैं, ठीक है, टू प्रोड्यूस आयंस। अब यहां पर मैंने लार्ज हटा दिया, बस ये आयंस प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि कंप्लीटली नहीं होते, ठीक है। आर नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इन्हें कह दिया कि कौन सी कैटेगरी है, यह है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा की वैल्यू कम होती है। मतलब कहने का ये है, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो क्या मतलब इसका? इसके लिए अल्फा की वैल्यू 100% है, ठीक। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे उनके लिए अल्फा की वैल्यू 100 से बहुत कम होगी, ठीक है। तो कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ अल्फा, बस यहां मैं ऐसे लिख रहा हूं, बात तो एक ही है, वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर these electrolyte is less than 100%। तो इनके लिए अल्फा की वैल्यू 100% से क्या होती है? कम होती है, कम, ठीक है। मतलब अल्फा इज वेरी 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 लेस देन 100%, बहुत ही कम वैल्यू यहाँ पर होती है अल्फा की। अब इस कैटेगरी में कौन आएंगे? मैं कहा सारे के सारे वीक, जैसे कि CH3COOH, HCOOH और आपका NH4OH एक्सेट्रा। वैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही कम होते हैं, लेकिन ये बात आपको न्यूमेरिकल में मेंशन कर दी जाएगी। आप, मैंने कहा ना, आपको पता लग जाएगा खुद ब खुद, ठीक। तो माइकल फैराडे ने करंट फ्लो करने की कैपेसिटी के बेस पर इलेक्ट्रोलाइट को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। ये बात मैं यहाँ पर कंप्लीट भी कर रहा हूँ। माइकल फैराडे क्लासिफाई
electrolyte based on capacity to flow करंट। तो करंट फ्लो कैपेसिटी के बेस पर इन्हें क्लासिफाई कर दिया। इन्होंने कहा कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ केमिकल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ज़्यादा क्वांटिटी में करंट फ्लो कर सकते हैं। मतलब जितनी कंडीशन उनकी होती है उतना सबसे ज़्यादा मैक्सिमम उनके अंदर करंट फ्लो हो सकता है। तो उन्हें कहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये 100% डिसोसिएट, पानी में घुले और डिसोसिएट हो गए। तो जितने ज़्यादा आयंस होंगे पानी के अंदर तो करंट फ्लो उतना ज़्यादा होगा। एक्चुअली आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो कंडक्टिविटी है, ये बात ध्यान से पता होना चाहिए, ये लिख लीजिएगा पॉइंट आप लोग। कंडक्टिविटी जो होती है किसी भी सॉल्यूशन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ आयंस। तो जहाँ पर आयंस का नंबर ज़्यादा होगा वहाँ पर करंट फ्लो ज़्यादा होगा, और जहाँ पर करंट फ्लो ज़्यादा होगा वहाँ पर उन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो वीडियो स्टॉप करके इस थ्योरी वाले पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा जल्दी से। तो स्टूडेंट, जो थ्योरेटिकल पार्ट मुझे आपको यहाँ पर आज समझाना था वो तो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। और अब हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर जो मैथमेटिकल पोर्शन है उसे धीरे धीरे 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो आप लोग, उम्मीद है आज का ये टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया है, इससे पहले वाला लेक्चर भी और आज का लेक्चर भी आप लोग समझ गए होंगे। आप लोगों ने अच्छे से नोट भी कर लिया होगा, और नोट्स आप लोग बिल्कुल प्रॉपर्ली बनाएं, बिल्कुल एक सीक्वेंस में नोट्स बनाएं। ऐसा ना करें कि लेक्चर नंबर 1 के नोट्स बाद में बना लिए, लेक्चर नंबर 2 के पहले बना, मतलब थोड़ा सा मिक्सअप हो जाएगा। फिर आपको सीक्वेंस अगर आपकी ब्रेक होगी तो आपको समझने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग नोट्स प्रॉपर्ली बनाएं इन सभी चीज़ों के। तो चलिए, इसे तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ रफ, ठीक है। और मैं एक टॉपिक की शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ पर, जो हमें नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करना है। क्या है टॉपिक? देखिए, हमें यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन पढ़नी है, क्योंकि मैंने बता दिया हम लोग बार बार बात यहाँ पर कर रहे हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स, कंडक्टर्स। तो हमें यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं। ये मान के चलिए कि यहाँ तक तो था इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन था। और अब शुरू होता है इस चैप्टर का मेन टॉपिक नंबर 1। इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 1 शुरू होता है। और टॉपिक नंबर 1 क्या है? उसके अंदर कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस और कुछ फॉर्मूली है। जैसे मुझे आपको यहाँ पर पढ़ाना है रेसिस्टेंस, मुझे आपको यहाँ पर पढ़ाना है कंडक्टेंस, मुझे आपको यहाँ पर ये पढ़ाना है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जिसे हम लोग कभी कभी रेसिस्टिविटी भी बोल सकते हैं। और मुझे आपको यहाँ पर पढ़ाना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसे हम लोग कभी कभी कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं, ठीक है। रेसिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं R से,
कंडक्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं सी से, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रो से डिनोट करते हैं, और कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं के से, मतलब कापा से। ये 4 डेफिनेशन है, मुझे आपको इनकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है, और साथ में इनके फॉर्मूली, ठीक है, यहाँ पर ये ड्राइव करना है। लेकिन आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। एक बार आप लोग इसे देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि ये चीज़ें एक्चुअली है क्या आप लोगों ने ये कहीं और भी पढ़ी है क्या, एक बार देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, नोट्स बनाए होंगे, लेक्चर को अच्छे से समझा होगा, अच्छे से वॉच किया होगा। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशंस आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।